पॉलिटी से रिलेटेड होने वाला है। आज हम पॉलिटी का एनालिसिस करेंगे और टोटल जो बता दूं पहले आपको कि 16 क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2023 में पूछे हैं। और मोस्टली क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन से। करंट अफेयर में वो भले ही चल रहे थे बट उनका जो डायरेक्टली सोर्स है जिनको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे वो स्टैटिक पढ़ के। जैसे मैं आपको दो चीज़ें बता दूँ कि जहाँ से डायरेक्टली मैं बताऊँ ये क्वेश्चन आए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट बुक लक्ष्मीकांत जो हर स्टूडेंट पढ़ता है। ठीक, मैंने ये इस वीडियो में आगे कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं जिसमें डायरेक्टली मैं बताया हूँ कि लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है। देन सेकेंड सोर्स ये एनसीईआरटी है, क्लास 1 का एनसीईआरटी जिसमें इसका फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन पे, तो उसी से क्वेश्चन डायरेक्टली बना है। तो स्टैटिक पॉलिटी में कहूँगा कि स्टैटिक से क्वेश्चन मोस्टली बने हैं। और बाकी जो है करंट अफेयर में तो वो न्यूज़ चल ही रही थी, मैं उसका भी सोच आपके साथ शेयर करूँगा कि वो न्यूज़ में कैसे चल रहा था, उसके रिलेटेड में क्या क्या न्यूज़ आई है उस साल में। देन यूपीएससी ने फिर कैसे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। अनप्रेडिक्टेबल यूपीएससी होता जा रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन पॉलिटी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है मैं समझता हूँ कि इसमें स्कोर करना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन जो है इतने हार्ड नहीं पूछता है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन यूपीएससी इसमें पूछता नहीं। सो अगर इसको अच्छे से कर लिया जाए तो आई थिंक कि हम प्री में अच्छा स्कोर करने के काबिल हो जाए। अच्छे से मुराद कि हम लोग कट ऑफ को क्लियर कर जाए इजीली। वैसे भी कट ऑफ ज़्यादा आ नहीं रहा है, पेपर हार्ड है बट कट ऑफ भी उसका कम आ रहा है। तो पॉलिटी का आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं कि आप लोग जो है प्लीज़ लास्ट तक वीडियो में बने रहिए ताकि फिर आपको पूरा वीडियो समझ में आए। इस 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन का वैल्यू 32 मार्क्स होता है और ये बहुत ज़्यादा है अपने आप में। अगर मैं यूँ कहूँ कि 90 भी अगर कट ऑफ आता है तो ये 33% हमारा पॉलिटी का अकेला सब्जेक्ट ऐसा है जो कट ऑफ तक लेकर जा सकता है। क्योंकि अगर 90 भी अगर कट ऑफ है और ये 16 में से अगर हम लोग 16 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन भी अगर करेक्ट कर लेते हैं तो 30 मार्क्स यहाँ पे हमारे स्कोर होने के चांसेस हैं, यानी 33% हमारा पेपर हो गया। अब जो हमको बाकी करना है 6%, तो उसके लिए फिर और बाकी सब्जेक्ट है उसकी थोड़ा सा स्टडी, बट पॉलिटी पे मेन फोकस रहेगा तो फिर ईजी हो जाएगा। तो चलते हैं एनालिसिस की तरफ, अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। So guys, let's start the discussion. This is the first question. With reference to Home Guard, consider the following statements. There are given 3 statements. Statement first is Home Guard are raised under the Home Guard Act and rules of the central government. This is wrong option because वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं बल्कि स्टेट एंड ड्यूटीज़ के अंडर में आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से चला गया। देन दूसरा ऑप्शन बोलते हैं द रोल ऑफ द होम गार्ड इज़ टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्स टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो ये तो चलो बहुत सिंपल सा उसने ऑप्शन दिया है। देन थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर दिया हुआ है टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशंस ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर कोस्टल एरियाज द बॉर्डर विंग होम गार्ड्स बटालियंस हैव बीन राइज्ड इन सम स्टेट्स। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इसके रिगार्डिंग देखिए मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ और एक साइट है जो ओपन नहीं हो रही, बहुत टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ साइट, बट सी होम गार्ड वॉलंटियर्स आर नॉट रिक्रूटेड, दे आर नॉमिनेटेड। और उसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ है। 851 होम गार्ड्स हैव बीन enrolled in the last 4 years. This has also happened in 2020. और उससे रिलेटेड इंडियन एक्सप्रेस ने होम गार्ड के रिलेटेड में आर्टिकल कवर किया। दैन दिसंबर 2022 में भी द हिंदू ने भी आर्टिकल कवर किया है। ओके, तो ये था होम गार्ड न्यूज़ में चल रहा था, बहुत सारे आर्टिकल आए थे। और देन सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। इंडिया के रेफरेंस में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। द एक्ट विच इट इज़ कवर्ड, ठीक, ये बोले तो पहला दिया है अनऑथोराइज्ड वेयरिंग ऑफ पुलिस और मिलिट्री यूनिफॉर्म। ये कौन से एक्ट के अंदर में आता है? तो द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन जो है वो गलत है बिकॉज बोला है नोविंगली मिसलीडिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग विद ए पुलिस ऑफिसर्स और मिलिट्री ऑफिसर व्हेन एंगेज इन देयर ड्यूटीज़। तो ये जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में नहीं बल्कि इसी एक्ट के अंदर में आता है।
द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। तीसरा ऑप्शन दिया है कि सेलिब्रेटरी गन फायर विच कैन इंडेंजर द पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। ये बोला है कि द आर्म्स अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसके बारे में देख लीजिए कि इसको जो है पूरे 100 ईयर्स हो गए 2023 के अंदर। सेंटिनरी ईयर्स ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, या हम इसको सेंचुरी भी कह सकते हो, मतलब 100 ईयर्स उसको पूरा हो गया 1923 टू 2023। तो ऑब्वियस सी बात है कि यूपीएससी जैसे जहाँ 50 ईयर्स हो गए कंप्लीट हो गए, 75 ईयर्स हो गए, 100 ईयर्स हो गए, 200 ईयर्स, तो ये ऐसी चीज़ों को यूपीएससी टारगेट करता है बहुत ज़्यादा। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस भी अगर हम उठाकर देखें तो वहाँ पर भी हमको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन है वो है ओनली 2, कि ये ऑप्शन गलत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। अभी ये चीज़ ऐसी नहीं है कि इसके लिए करंट अफेयर में ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये तो हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है, बोलता है इसमें से ये स्टेटमेंट तो गलत है। वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 एंड 400 दिया हुआ है, बट ये जो है ये रॉन्ग है। स्टेटमेंट सेकंड जो है वो उसका सही है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइट विथ ऑफ द फ्लैग शेल बी 3:2। तो आपको मैं दिखा था उसके रिलेटेड में आर्टिकल भी था न्यूज़ में। ये देखिए, द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 was amended वाइड ऑर्डर डेट। अभी ये तो चल ठीक है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी आर्टिकल आया है। एंड द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, सेलेक्ट फीचर्स ऑफ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, ये कब आया? अगस्त 22। अब इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि उसका साइज़ कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, ये इसका कहीं भी मेंशन नहीं है साइज़ में, ठीक। ये और ऑप्शन ये करेक्ट है, तो इसका हो जाता है सही आंसर। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन और एक चीज़ इंपॉर्टेंट कि 75 ईयर्स हमारे इंडिपेंडेंस को 2022 में हो गए थे, ठीक। तो ये चीज़ न्यूज़ में भी चल रही थी उस टाइम पे। अभी यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया है, बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे के और रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट वो है जो करेक्ट है, ठीक। तो इसका सही आंसर है बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है? द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ अमंग सिटीजन्स। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। ये 2015 से फ्रॉम 2015 हम ये 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। देन ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप ए ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ B.R. अम्बेडकर टू प्रिपेयर ए ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक। तो ये भी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अभी ये चीज़ तो बेसिक सी चीज़ है और ये को सारी चीज़ें लक्ष्मीकांत के अंदर भी उसको मिल जाएगी। देखिए 2022 के कुछ आर्टिकल्स भी हैं, ये आपके सामने आर्टिकल है, इसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंस इंटरेस्टिंग, ये आगे वाले आर्टिकल में आपको बताऊंगा। और एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बहुत सारे आर्टिकल, बट इसको करंट अफेयर की ज़रूरत ही नहीं है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 25। फिर से 2 स्टेटमेंट दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है? इंडियाज़ पब्लिक सेक्टर हेल्थ केयर सिस्टम लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर विद लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड रिहेबिलिटिव केयर। पहला स्टेटमेंट ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है अंडर द डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच टू हेल्थ केयर डिलीवरी द स्टेट आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ सर्विस। कौन सा इसमें पूछा है? करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, ठीक। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। आर्टिकल दिखा देता हूँ।
In the financial year 2022, the government of India allocated approximately 860 billion Indian rupees to the Ministry of Health and Family Welfare in the union budget. Then और बहुत सारे फिर इसके आर्टिकल्स भी है, देखिए आप नीचे. सो ये क्वेश्चन था. देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड पूछता है कि स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. कितने स्टेटमेंट इसमें से सही? तो इसमें से सिर्फ ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, ये सही है, बाकी ये स्टेटमेंट दोनों भी गलत है. मैं आपको बताता हूँ क्यों. According to the Constitution of India, the central government has a duty to protect state from internal disturbance. ठीक, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पर. ये क्वेश्चन स्टेट के रिलेटेड में पूछा है बिकॉज बहुत सारी न्यूज़ जो चल रही थी करंट, जैसे कि व्हाट्सएप का है, उसके ऊपर भी बहुत सारे लॉज आए हैं, अमेंडमेंट हुआ है. ठीक, तो स्टेट के प्रोटेक्शन के रिलेटेड में बहुत सारी न्यूज़ उस वक्त में चल रही थी. कर्नाटका टू इसका एंटी कन्वर्जेशन लॉ और बहुत सारी चीज़. देन ये देखिए, आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्पोज ए ड्यूटी ऑन अ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन एज वेल एज इंटरनल डिस्टर्बेंस. ठीक, इसका और एक चीज़ का तो एनुअल रिपोर्ट 2021-22. द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिस्चार्ज छोटी ये नहीं, ये आर्टिकल नहीं. This is Government of India. Union government has the duty to protect the state against any internal disturbance or external aggression. ये सारी चीज़ें देखिए, ये न्यूज़ में था. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, बाकी जो दोनों स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट इसके रॉन्ग है. क्यों है? दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू ए पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशंस. ऐसा कोई ये मैं लिखा हूँ, नो सच प्रोविज़न एग्जिस्ट, ऐसा कोई प्रोविज़न एग्जिस्ट नहीं करता है. देन दूसरा बोलता है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002. अब यहाँ से फोकस कीजिए. कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस. तो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 नहीं, बल्कि सेक्शन 32 ऑफ पोटा POTA 2002 ये इसको अलाउ करता है. ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं. ये देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. याद रखिए 18 जुलाई 2022, ये आपको न्यूज़ दिखाता हूँ मैं कि न्यू इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंट के लिए. और तो प्रेसिडेंट के रिलेटेड में 2 क्वेश्चन आई थिंक उसने पूछा है, मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी और आगे. पहला स्टेटमेंट बोलता है द मेंबर्स नॉमिनेटेड. बस यहाँ पे इतना पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए. और लास्ट वाला, the members nominated to either house of the parliament or the state legislative assemblies of the state are also eligible to be included in the electoral college. ये तो बिल्कुल ही गलत है. सिर्फ elected members, only elected members, not nominated members. Okay, eligible. सिर्फ elected members जो है वो eligible है, nominated members नहीं. तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाता है. देन दूसरा बोलता है, higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that state. मैं आपसे कुछ चीज़ शेयर करता हूँ. देखिए अभी ये चीज़ जो है लक्ष्मीकांत में चैप्टर हमने यहाँ पर मैं लिखा हुआ भी देखिए, चैप्टर लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 17 जो प्रेसिडेंट वाला जो चैप्टर है, अगर हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो वो उसमें क्लियरली दिया हुआ है. सो ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन ये तो बिल्कुल ही गलत है. स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है. द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स आर नॉट एलिजिबल टू इंक्लूड इन द इलेक्टोरल कलीग्स. ठीक, ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स आर एलिजिबल टू बी इंक्लूड इन द इलेक्टोरल कलीग्स. मैं पहले बता चुका. ठीक, दूसरा जो स्टेट करेक्ट है वो भी इनकरेक्ट है. वाई? क्या बोलता है कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ स्टेट इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स इन द स्टेट. ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की ये है कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ स्टेट इज़ डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग. जो इसने लक्ष्मीकांत में भी दिया हुआ है. क्या फार्मूला है? वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA, total number of votes of all MLAs in the state divided by total number of elective assembly seats in the state. ये देखिए यहाँ पे एक पिक्चर आ रहा है आपके सामने.
तो ये लक्ष्मीकांत का है, ठीक। मैं लक्ष्मीकांत से ये फ़ोटोज़ में लिया हूँ, ठीक। तो लक्ष्मीकांत में क्लियरली ये दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। फर्स्ट वाला रॉन्ग, सेकंड वाला रॉन्ग, और देन थर्ड स्टेटमेंट भी ये भी रॉन्ग हो जाता है। ये क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ मध्य प्रदेश इज़ ग्रेटर दैन दैट ऑफ केरला। ये इसका एकदम उलट है, ठीक। केरला इज़ ग्रेटर दैन मध्य प्रदेश, ओके, वैल्यू ऑफ वोट में, ठीक। केरला ग्रेट है बिकॉज रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखो, बिकॉज रेशियो ऑफ पॉपुलेशन, ठीक। एंड फोर्थ स्टेटमेंट ये करेक्ट है इसमें, ठीक। सिर्फ यही एक स्टेटमेंट जो है और ये इसमें करेक्ट है, बाकी तीनों भी रॉन्ग है। क्या बोलता है फोर्थ स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ पुडुचेरी इज़ हाइगर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स। जैसे देखो यहाँ पे अगर ये पढ़ते ना तो ये ऊपर वाला ये ऑप्शन जो पढ़ते तो ऊपर वाले से भी ये वाले ऑप्शन भी हम लोग सही कर लेते हैं, ठीक। उसका आंसर इसी स्टेटमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव सीट्स इन पुडुचेरी इज़ ग्रेटर एज कम्पेयर टू अरुणाचल प्रदेश। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है बिकॉज पुडुचेरी में 16 सीट्स है एंड अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ ओनली 8 सीट है, ओके। सो इसका सही आंसर ये 4 है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स पूछा है, तो फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ ये इसका आंसर है। अब देखिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मैं यहाँ पे ऊपर लिखा भी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ओनली रिफर्स टू जस्ट, रैशनल, फेयर एंड फेयर ट्रीटमेंट अंडर रेगुलर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ओके। अब इसका जो सोर्स है, मैं इसका एक लिंक भी मेरे पास था बट अभी वो मैं यहाँ पे डालना शायद वो भूल गया, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बट याद रखिए कि इसका सही आंसर जो है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ है। देन क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे भी उसने 2 स्टेटमेंट दिए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें भी है। जैसे पिछले वीडियो में मैं कहा कि इकोनॉमी में भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत है। देन फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि इन इंडिया प्रिजन आर मैनेज बाय स्टेट गवर्नमेंट विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पर्पज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये एंट्री 4 है लिस्ट सेकेंड ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ये चीज़ आपको मिल जाएंगी। देन स्टेटमेंट सेकंड बोलता है इन इंडिया प्रिजन आर गवर्न बाय द प्रिजन एक्ट 1984। ये उस वक्त में अभी और आगे बताता हूँ, ठीक। विच एक्सप्रेसली केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ प्रिजन इन द कंट्रोल ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उस वक्त में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 1984 का जो एक्ट है एट द टाइम प्रोविंशियल गवर्नमेंट नॉट एग्जिस्ट, ठीक। तो यहाँ पे बस ये कंफ्यूज करने के लिए उसने प्रोविंशियल गवर्नमेंट डालते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, ठीक। और ये बोलता है 1894 के बारे। तो इसका सही आंसर हो जाता है स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट। So 63 next question, which one of the following statements best reflect the chief purpose of the constitution of a country। अभी क्लास 8 का जो NCERT है उसमें चैप्टर फर्स्ट के फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमको ये फर्स्ट पेज पे थर्ड पैरा में ये सब इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगा कि इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए इसका ये मैं फ़ोटो पे अपलोड कर रहा हूँ, ये फ़ोटो है और जो मैं NCERT से लिया हूँ। ये तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा लिमिटेशंस और सारी चीज़ें, ठीक। तो ये NCERT इसका सोर्स है, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ आते हैं। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज वाइडली बिलीव टू बी इनैक्टेड टू ओवरकम जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट अमेंडमेंट। बट बहुत सारे ऑथर ने इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है कि कन्फ्यूजन क्यों है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट को भी इसके अंदर में हम इंक्लूड कर सकते हैं। बट जब हम दोनों को कंपेयर करें फर्स्ट एंड सेकेंड अमेंडमेंट को, 42nd अमेंडमेंट को, तो फिर दोनों के कंपैरिजन में फर्स्ट अमेंडमेंट इसके लिए एकदम राइट आंसर बैठता है, ठीक। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 65 और इसमें भी कुछ 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज़ इन इंडिया। फर्स्ट बोला है कि द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, देन द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, द नेशनल लॉ कमीशन, द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। ये 4 दिया है और पूछा क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ मेनी ऑफ द अबोव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसमें से कितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये पूछा। तो द फर्स्ट वन इज़ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC। सिर्फ यही अकेली जो है इस ऑप्शन में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है,
तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो सिर्फ 1 है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसके रिलेटेड में आर्टिकल। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, अब देखिए बहुत सारे आर्टिकल इसके अंदर में आए हुए हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस न्यूज़, द हिंदू में आर्टिकल कवर हुआ 14 जुलाई 2022। सेंटर गेट टू कॉन्स्टिट्यूट 9th नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, द प्रीवियस पैनल इंडेड 4 months ago। ये सारी न्यूज़ है। तो मेनली द हिंदू की न्यूज़ काफ़ी है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वर्किंग विद चेयरपर्सन एंड जस्ट ऑफ यू, ये बहुत सारी न्यूज़ की और ऐसी न्यूज़ थी। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें 3 स्टेटमेंट दिया है, तीनों ही स्टेटमेंट इसके रॉन्ग है। ये भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन गया है वो भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड था और ये भी प्रेसिडेंट से इलेक्शन से रिलेटेड। तो ये इतना कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक, 3 इसमें ऑप्शन दिया है, तीनों भी ये तीनों ही तीनों और रॉन्ग ऑप्शन है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका सही आंसर जो है वो डी है, नॉन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 बोलता है विथ रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन इंडिया। एक बात बता दो कि फाइनेंस बिल जो है, मैं इसको न्यूज़ दिखाता हूँ। लोकसभा में ये बिल पास हुआ, देखिए लोकसभा पासेस फाइनेंस बिल 2022। फाइनेंस मिनिस्टर ब्लेम्स रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट फॉर राइजिंग फ्यूल प्राइस। और यहीं से देखिए फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिए, दोनों ये फर्स्ट एंड सेकंड। ये लक्ष्मी का इजीली समझाया हुआ है, इसके लिए कोई करंट अफेयर की जरूरत भी नहीं है। व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन रिकमेंडेशंस जो है दे सकता है राज्यसभा, अमेंड और रिजेक्ट करने का पावर उसके पास में नहीं है। देन दूसरा ऑप्शन बोलता है व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट्स मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशंस। तो ये ऑप्शन सही थी। ये दोनों ऑप्शन में बस खेला है, वो थोड़ा सा हमारे साथ कन्फ्यूज़ किया। ये ऑप्शन सही है तो ऑब्वियसली बात ये ऑप्शन वैसे हम लोग इसको गलत लिख कर देते हैं। देन तीसरा ऑप्शन बोला है इन द केस ऑफ दिस सभा बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा देर इज़ नो जॉइंट सेटिंग फॉर मनी बिल बट ए जॉइंट सेटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल, देर इज़ नो प्रोविज़न फॉर। तो ये भी गलत है, ओनली 1 इसका सही ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 69, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू स्केड्यूल्ड एरियाज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले मैं आपको न्यूज़ दिखा दूँ। ये देखिए मध्य प्रदेश नोटिफाइज पेसा रूल्स ऑन ओकेजन्स। ठीक, ये स्केड्यूल्ड एरिया के रिलेटेड में ही न्यूज़ आई है मध्य प्रदेश में। 17 नवंबर 2022। बाद में आप ये आर्टिकल पूरे अच्छे से पढ़ लीजिए तब आपको समझ में आ जाएगा स्केड्यूल्ड एरिया के बारे में। कंटिन्यू न्यूज़ चल रहा था उस टाइम पे। तो यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन दिया है, इसमें से 2 गलत है, पहला वाला ही ऑप्शन सही है। Within a state, the notification of an area as a scheduled area takes place through an order of president। तो ये ऑप्शन एकदम सही है। दूसरा और तीसरा ये दोनों ही ऑप्शन ये गलत है। एक बात यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, द चीफ मिनिस्टर। अच्छा मैं आपको बता दूँ एक बार, अभी दूसरा ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द स्केड्यूल्ड एरिया इज डिस्ट्रिक्ट। लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इज़ डिस्ट्रिक्ट बोला है। एंड द लोवेस्ट इज़ क्लस्टर ऑफ विलेजेस। क्लस्टर ऑफ विलेज नहीं है बल्कि जो लोवेस्ट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन ग्राम सभा। याद रखनी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन ग्राम सभा है। ठीक, और ये वाला ऑप्शन का ऊपर यहाँ लिखा कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ ए स्टेट। जो प्रेसिडेंट के पास जो पावर है वो कंसल्ट करता है गवर्नर ऑफ स्टेट के साथ। और यहाँ पे लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया कौन सा है, ग्राम सभा वाला है। ठीक, देन थर्ड ऑप्शन बोलता है द चीफ मिनिस्टर ऑफ कंसर्न स्टेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट। चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि गवर्नर प्रेजेंट द रिपोर्ट, नॉट चीफ मिनिस्टर। ठीक, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो पहला ऑप्शन सिर्फ ये वाला जो सही है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें भी 2 स्टेटमेंट, सारे क्वेश्चन मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें जो है ये स्टेटमेंट सही है तो सेकंड वाला रॉन्ग है, देखते हैं क्यों। बोलते द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4
of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. तो ये आर्टिकल बिल्कुल ये स्टेटमेंट राइट है. बट सेकेंड वाला आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म इफ़िशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ऐसा कोई टर्म डिफाइन नहीं करता है. आर्टिकल 335 टर्म इफ़िशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाला स्टेटमेंट जो बोलता है वो रॉन्ग है. आर्टिकल 335 डज नॉट डिफाइन द टर्म इफ़िशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैं पहले आपको बोला. इंस्टेड इट सिंपली स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट टेक इनटू अकाउंट द नीड टू मेंटेन इफ़िशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन मेकिंग अपॉर्चुनिटी टू गवर्नमेंट जॉब्स. ओके, ये जो चीज़ है क्या इफ़िशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसका मतलब क्या है? The meaning of efficiency of administration has been left to be determined by the courts on a case-by-case basis. So this is the last question of our discussion. So hope आपको ये पसंद आया हो.